ग्राफ से शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर, Distance, displacement, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, velocity, instantly velocity, speed, instantaneous speed. आई थिंक सबको ये मालूम है। अब देखिए ग्राफ जो हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं या जो इस मोशन में हम लोग को बेसिक में पढ़ना है, जिस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने मोशन को एक्सप्लेन किया, अब हम लोग ग्राफ या जो क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस एक ही होगा कि हाउ वन पैरामीटर इज डिपेंडिंग अपॉन द अदर पैरामीटर, जस्ट रिलेशनशिप, इसमें और कुछ भी नहीं है, जिसको आगे मैं बोला था आप काइनेमेटिक्स बोलोगे हायर क्लास में। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में भी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। बात समझ में आ रहा है? सो पहला हम लोग लेकर चलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। नहीं, या कोई इसी को बोलेगा सपोज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। I think difference in position versus time graph and displacement time graph already I have told in the last class. Adrito, what is the difference? Sit down. From above You can say at t equals to 0. What is the meaning of t equals to 0? Observation starts, that we have seen. So the moment when you are going to start and observe any phenomena, instantly we cannot say there is a change in position. What I told you, to deal with the motion or in the kinematics, we maintain this order while explanation or while learning. Position, displacement, average velocity, instantaneous velocity, average speed, instantaneous speed, average acceleration or instantaneous acceleration. So this is the normal psychology of the student कि वो पढ़ते टाइम जस्ट समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन बाद में आ रहा है मतलब बाद में होगा। अरे दिस इज द ऑर्डर टू लर्न द रिलेशनशिप। बट आपको एग्जांपल भी मैंने बताया था कि व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग आल्सो, so in very first in our body acceleration comes. Main cause is the acceleration. Main cause in this universe is the force, nothing else. Getting it or not? So पहले आपका acceleration आया बॉडी में, remaining are its consequences, velocity, change in position, ये सब उस टर्म में फिर हम लोग समझते हैं। तो the moment when you are going to observe the motion of the any particle at t equals to 0, we cannot say कि बॉडी का क्या हो गया, चेंज हो गया पोजीशन। तो डिफरेंट मोमेंट में आप बोलोगे कि हाँ पोजीशन चेंज हो गया है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0, जिसको मैंने बताया था कि इसका ग्राफ जो है ऑलवेज ऑरिजिन से शुरू होगा। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि ये डिपेंड्स क्या t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच पॉइंट पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन। तो कहीं से भी हो सकता है बाबू। जैसे एक नंबर स्केल में हम लोग एक ऑरिजिन लिया, लेफ्ट को क्या किया नेगेटिव और राइट को पॉजिटिव, तो पार्टिकल में स्टार्ट्स इट्स मोशन आइदर फ्रॉम द नेगेटिव साइड or either from the positive side or either from origin also. Getting it or not? There is no constant कि वो कहां से शुरू करेगा. So that completely depends कि वो इनिशियल पोजीशन उसका कहां पर था। सो यहां पर कोई कंस्टेंट नहीं है कि ऑरिजिन से ही ग्राफ शुरू होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल लोकेशन कहीं से भी शुरू हो सकता है। गेटिंग इट और नॉट? हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। टाइम के नेगेटिव में हम लोग सोचेंगे ही नहीं। लेकिन मैथमेटिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये सब बता दिया जाएगा तो आप दोनों साइड स्केच करते हो। बट ऑलवेज मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हम लोग उससे कुछ एनालिटिकल लॉजिकल चीजों को फाइंड आउट करते हैं और देन उसको इन रियल लाइफ उसको एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मैथमेटिक्स। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स जो भी आया उसको लिख देंगे, फिजिक्स में फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहां सोचना पड़ेगा
कि वेदर दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल और नॉट। जैसे टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप टाइम में लोगे तो निगेटिव वैल्यू भी रूट दे सकता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगा। गेटिंग इट और? हाँ, तो वैसे ही देखिए, अगर हम लोग इसको स्केच कर लें इसके ग्राफ को, तो चलिए पहले हम लोग कुछ एक्सिस बना लेते हैं। ऐसा इसको अगर हम लोग इसको पोजीशन का बात कर लें हम लोग, और इसको कुछ टाइम एक्सिस कह देते हैं। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखे थे, एस इक्वल्स टू प्लस हाफ एटी वी आई टी मैं बोला था, हाफ ए टी स्क्वायर, या मैं बोला था कि बाबू से मैं स्कूल बुक्स में ऐसा दिया हुआ हो, हाफ ए टी स्क्वायर, वो था मैं ही बोला था। अब देखो, जब तुम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हो, इट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहां पर होगा, सोचो तो। t 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी पार्टिकल कहां पे रहेगा, 0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन यू कैन से फॉर द पोजीशन where particle starts its motion from origin. So this is the expression for this. Getting it or not? यस बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Means at t equals to 0, particle is at origin. But इसमें ही देखो, अगर तुम लिख दो s plus minus s naught is equals to ut plus half at sorry. What does it mean? अगर निगेटिव वैल्यू है, मतलब अगर s माइनस एस नॉट रहता है सिर्फ ये, सपोज मैं बता दे रहा हूं, जैसे सपोज सिर्फ s माइनस एस नॉट, देन इस समय क्या होगा, एट t इक्वल्स टू 0 particle was on the positive side, particle is at s equals to s2 in positive side, means right side of the origin. सर वाई पॉजिटिव अरे बाबा दिस इज 0, ये बोले ना मैथ्स का प्रॉब्लम हो गया। बात समझ आ रहा है? इसको 0 करो तो क्या लिखो, एस इक्वल टू एस कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करोगे ना राइट साइड में। देखो निगेटिव देखते लगता है इधर पीछे, बात समझ में आ रहा है, लगता है कि नहीं जी? हां लेकिन निगेटिव क्यों लिख रहे हैं, सोचने का एबिलिटी नहीं होता कि व्हाई वी आर राइटिंग दिस। इसमें कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं जो तुम नहीं जानता, ये ब्रेन का शैतानी है। न्यूरॉन को उस तरह से हम लोग को बनाना है जिससे कि एबिलिटी डेवलप हो थिंक करने का, कि व्हाट वी आर राइटिंग। अब ऐसे ही यहाँ, इसीलिए मैं अलग कर दिया, मुझे मालूम था मैं एक साथ लिख देता ना तो कंफ्यूजन रह जाता तुम्हारे अंदर, तो मैंने इसीलिए सेपरेटली लिख ही दिया इसको। बट इन हायर क्लासेस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, नहीं तो मालूम चला कि कितने साल में ही सिलेबस कंप्लीट होगा ना। सो देखिए, एस प्लस एस नॉट अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एटीएस। ये इसके बारे में मैं बोला, समझ रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए, एस इक्वल टू माइनस अब इसको सबको टी 0 रखोगे तो ये सब 0 होगा ना बाबू, एस एस माइनस एस, सो एट टी इक्वल्स टू 0 particle is at s equals to s naught in negative direction। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपसे थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन पूछ देगा, इक्वेशन देकर मैथमेटिकल, कि पार्टिकल कहां पर, तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, ये तो पोजीशन के बारे में था। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें तो एस माइनस एस नॉट को क्या बोलेंगे हम, या एस प्लस एस नॉट को क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। ये भी चेंज इन पोजीशन है ना, कैसे, तो एस माइनस ऑफ माइनस एस नॉट है ना, ये तो चेंज लिखते हो ना, तो ये तो निगेटिव साइड में था,
ये तो तुम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव वैल्यू है ना, ये तो निगेटिव साइड में। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आ रहा है। गेटिंग इट और ज्यादा तो नहीं हो रहा, सोचना पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है चलो। सो इन सबको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। तो आप खुद से देखिए, ये जो इस साइड आप देख पा रहे हो ये वाले टर्म को, ये किसका इक्वेशन है? नहीं वो तो समझ गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो है। साथ ही साथ इसके बारे में आपको कहीं ये देखा हुआ लग रहा है कि आपका कुछ कनेक्टिविटी है ऐसे इक्वेशन से, ऐसे एक्सप्रेशन से, कहीं आपने देखा है? नहीं? चलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तुरंत आप लोग चैंपियन एकदम बोल दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया कि नहीं? आप सी पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा उसके लिए तो नाराज नहीं होंगे ना आप लोग? बोलिए, मैंने जनरल लिख दिया है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? मतलब इसको ग्राफिकल आप कैसे दिखलाते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े हो या नहीं? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो यही हो जाता है ना। अरे स्कूल में नहीं, आप लोग तो आउटसाइड कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पे तो पढ़ रहे होंगे ना। आउटसाइड में अभी तक शुरू नहीं। अब देखिए, पैराबोला ये सब भी आप नहीं पढ़े होंगे, है ना? तो देखिए तो फॉर ए टाइमिंग जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, बात अब समझ में आ रहा है? तब हम लोग लिंक से हट जाएंगे पहले। क्या आप ऐसा देखो, ऐसा मान लो, ये भी आपको मालूम है कि नहीं मैं देखता हूँ, मान लो सी नहीं है, सी को 0 मान लो, ठीक है? तो क्या आ रहा है? इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रहा है? यानी यहां से एक्स को कॉमन लोगे तो एक्स, तो एक रूट कितना आ रहा है आपका? 0। और दूसरा माइनस बी बाई, होगा कि नहीं? तो इसका नेचर कैसा होगा इस ग्राफ का? इसका नेचर जो होगा ना, एक्स स्क्वायर होने के कारण ये आपको 2 रूट दे रहा है कि कहां पर एक्स कट करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये सी 0 है तो इसका नेचर कुछ इस टाइप से होगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए, ये फिजिक्स है क्या? ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसलिए बोले, इसलिए मत बोलिएगा कि फिजिक्स को मत ब्लेम कर दीजिएगा। यहाँ पर t जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर इस फंक्शन का अगर आप डोमेन देखें तो t क्या होगा? टाइम है, जो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग ये जो, इसीलिए इस साइड में जो है ना, इसको इसके मैं स्ट्रेच नहीं किया लेफ्ट साइड में, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होगा। यानी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करना है। हाँ, तो देखिए इसमें कैसा कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सबसे सिंपल अगर मैं बात करूं तो आपको ये हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन प्लस माइनस, कोई पार्टिकल जो है अपना मोशन कुछ ऐसे शुरू कर सकता। ये कौन सा साइड है? पॉजिटिव साइड। समझ रहे हैं या नहीं? कोई पार्टिकल जो है कहीं निगेटिव साइड से शुरू कर सकता है, और कोई जो है ये ओरिजिन से शुरू कर सकता है। डिफरेंस समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये तो अब यहाँ इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बोल भी दूं दिस केस को लाइक ए फर्स्ट एंड दिस केस को लाइक ए सेकेंड, एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस केस को एज ए थर्ड, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये आपका थर्ड वाला है ग्राफ, नहीं ये आपका फर्स्ट है और ये सेकेंड है। बात समझ रहे कि नहीं? अभी बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। अब
साथ ही साथ ये जो ऐसे नेचर है, इसका नेचर डिफरेंट भी हो सकता है, जो मैं अभी आगे फर्दर ग्राफ्स में बताने जा रहा हूं। लेकिन ये तो पहले आप समझ गए ना, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट होने से क्या होगा, ओरिजिन से शुरू हो। तो अब हम लोग सिर्फ डिस्कस किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, अदरवाइज रिमेनिंग चीजें तो सेम है। बताया था स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्लोप देगा वेलोसिटी एवरेज एवरेज वेलोसिटी बोलो, दोनों एवरेज दोनों ही एवरेज देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं नहीं? क्योंकि t इक्वल्स टू 0 में से ही तो चेंज इन पोजीशन निकालना, ये भी तो चेंज इन पोजीशन ही दे रहा है, और ये जस्ट स्टार्टिंग कहीं से और हो जा रहा है। अदरवाइज दोनों का स्लोप क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। कौन सा स्लोप, नॉट टेंजेंट थ्रू दिस कर्व, बताया था, पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व। मतलब जैसे ऐसे हो गया तो इस कर्व को कट कर दिया ना, समझ रहे हैं नहीं। सो इस 2 पॉइंट से पास होता हुआ जो ये लाइन है, इसका ये कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा, जिसको हम लोगों ने थीटा बोला था, और या इसी को बोला था टैन थीटा, जिसको बोले थे हम लोग स्लोप, बोला था ना। जो आपको ये फिर मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया था बाबू, x2 कॉमा y2 एंड से इसका कोऑर्डिनेट कुछ बोला था x1 कॉमा y1। तो बोला था स्कूल लाइफ में आप स्लोप का फॉर्मूला पढ़े हो, जिसको कितना बोलते थे हम, जो यहां मैं बोला फॉर द फाइनाइट चेंज हम लोग y2 को बोलेंगे क्या, अगर y1 प्लस डेल्टा y नहीं, और x2 को बोलेंगे x1 प्लस डेल्टा। सो मैंने ये भी बताने का कोशिश किया कि इसको अगर आप फर्दर ड्रॉप कर दो ऐसे और इस लाइन को देखो, तो ये आपका क्या होगा, डेल वाई, यही है ना। y2 माइनस y1 करोगे तो डेल y आ जाएगा इसका वैल्यू, और x2 का वैल्यू x1 प्लस डेल x है, तो ये डेल x हो गया नहीं, तो ये वाला क्वांटिटी आपका डेल x हो गया। सो tan थीटा जिसको स्लोप आप बोल रहे थे, देखो यहां भी तो यही है, tan थीटा आप लिखते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वही तो बोला कि बाबू आपका सेम फॉर्मूला है। थोड़ा आप आगे पढ़ोगे, आपका मैथमेटिक नॉलेज एडवांस होगा, तो हम लोग देखेंगे इस फाइनाइट चेंज को और इनफाइनाइट कर देंगे। जो आपको लास्ट क्लास में भी मैं पूछा था कि बाबू अगर ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज पास में आने लगे तो कैसा दिखेगा, टेंजेंट हो जाएगा। अगर दो कोई पॉइंट अगर बहुत ही पास ले लो तो ये देखो इस कर्व पे ही टेंजेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन यानी उसको टेंजेंट बोलेंगे, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस टेंजेंट का एक ही डायरेक्शन होगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग पर्टिकुलर मोमेंट में डिफाइन कर पाएंगे, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली बिटवीन एनी टू मोमेंट्स we always define average speed or average velocity, not velocity. The reason continuously we are changing our directions, and we have seen vector is associated with magnitude as well as the direction. तो every moment में direction change कर रहा है। अगर मान भी ले its magnitude is constant, then it does not make any sense. So इसीलिए हम लोग एवरेज की बात करते हैं, और मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है। सो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि पोजीशन और टाइम अगर आप ले रहे हो, तो यहां डेल वाई के जगह आप देखो पोजीशन बता रहा है वाई एक्सिस, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, डेल आर नहीं लिखोगे। और डेल आर लास्ट क्लास में देखिएगा बताया था, रिकॉर्डिंग में भी होगा आपके, डेल आर को ही बोला था चेंज इन पोजीशन, जिसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, और दो मोमेंट लिया था टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम एक्सिस को, तो ये हम लोगों का डेल टी हो गया। तो यही तो एवरेज वेलोसिटी दे दिया। तो मैं बोला था कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या अब आप इसको बोलो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप, इसका कोई भी लाइन अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज अगर कोई इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, ये सबका मतलब अभी आपको हम बताएंगे, नेचर ऑफ द ग्राफ। और इसमें अगर आप दो कोई पॉइंट ले लिए ऐसे, और ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो यहां भी तो ऐसे ही चेंज होगा ना, डेल आर बाई डेल टी। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है फ्रॉम
टाइम एक्सिस, इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन, जो कि क्या आ रहा है, डेल आर बाई डेल टी, नहीं इसी को ना ऐसे करके, समझे नहीं? तो पहला तो हम लोग दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी, और वो भी कैसा स्लोप, a line passing through any 2 points of the curve। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और नोट में आप लिख लेंगे फॉर हायर क्लासेस कि टेंजेंट टू दैट कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका मीनिंग और आगे हम लोग समझेंगे, उससे मैं आपको कनेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? वो मैं बोल दूंगा, आप नोट डाउन करेंगे, नहीं तो मैं नोट डाउन कर दूंगा। पहले नेचर को समझ लीजिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों का। पहले स्लोप वाला, हाँ, स्लोप ऑफ लाइन slope of a line passing through any 2 points of the curve in displacement time graph, in displacement time graph gives average velocity। जितने भी ग्राफ आपने अभी तक देखे, ये सब नीचे भी हो सकता था। नीचे होने से क्या डिफरेंस होगा बोलिए? क्या निगेटिव होगा? वेलोसिटी निगेटिव, स्लोप उसका निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? पोजीशन सबसे बेटर है, क्या बोलो, पोजीशन निगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और एक चीज और, पोजीशन निगेटिव होना इट डज नॉट मीन कि वेलोसिटी निगेटिव है, ये गलत मत बोल। पूछो कैसे? तो स्लोप तो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे प्रैक्टिकल मीनिंग अभी 1 by 1 हम समझाएंगे, समझने के लिए बहुत सारा चीज है इसमें, और आप देख भी पा रहे होंगे मैथमेटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही तगड़ा है। अगर आप कोई ऐसा लाइन सेगमेंट ले लो और एक को ओरिजिन मान लो, हाँ, और एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव, तो ऐसा हो ही सकता है at any particular moment, say at t equals to 0, particle is in on the negative side, तो इसको स्टार्टिंग में तो पोजीशन ऑफ निगेटिव ही बोलोगे, बट ये इधर जा ही सकता है, इसका मोशन इधर हो ही सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी निगेटिव वैल्यू से शुरू होकर जाएगा, कहीं टाइम एक्सिस को कट कर देगा, वहां 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग बोलेंगे नहीं, क्या क्या है, मैं सारी चीजों को कंक्लूड करके 1 by 1 बताऊंगा। हाँ, बता रहे हैं, सब कंक्लूड करेंगे किधर जाएगा तो क्या होगा। अभी तो ये सब पूछ रहे थे ना, थोड़ा देर बस पेशेंस रखें। बस मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं, अब इसका मतलब समझ जाइए बस। तो निगेटिव साइड वाले को भी ड्रॉ कर देते हम लोग। इस ग्राफ से अगर कंक्लूड करना चाहें कि इस नेचर के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको मैं फिर से आपको बना ही दे रहा हूं। तो आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को पकड़ के देखो, किसी भी 2 पॉइंट को, तो इसका भी स्लोप ये है। यहां से कहीं दूसरे पॉइंट को फिर पकड़ कर देखो, तो इसका स्लोप अब क्या होगा, चेंज हो रहा है। तो स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मींस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस slope of displacement versus time gives average velocity, right? So its slope is keep on changing. Then पहला idea क्या है guys? Average velocity is changing. और average velocity changing means there must be an acceleration. तो पहले ही idea कैसा आ जाएगा? Non-uniform kind of motion.
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला तो ये दिमाग में पिक्चर बन गया। दूसरा एक थोड़ा सा कष्ट करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। अभी कष्ट कर लेंगे तो आगे कष्ट नहीं हो। कष्ट ये है कि एक ग्राफ को आपको दिमाग में रखना है। हम लोगों को तो यही परेशान कर रहा था ना, स्लोप। बस इसको तो दिमाग में रख लेंगे हम लोग, और इसको हम लोग बोलेंगे इधर -π/2 और इसको बोलेंगे माइनस। डिग्री। बस इतने से ही काम रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा एंगल का कोई मतलब नहीं है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा जो है 0 होता है फॉर थीटा इक्वल्स टू π/2, ये भी मालूम है। और साइन थीटा 0 होता है फॉर थीटा इक्वल्स टू 0, है ना? तो देखिए, अगर साइन थीटा को हम लोग 0 बोल देंगे तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना हो? 1। थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए कॉस का वैल्यू 1 होता है, और थीटा इक्वल्स टू π/2 के लिए साइन का वैल्यू 1। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 रहने पे 0 रह गया, और जब π/2 हो रहा है तो कॉस का वैल्यू 0 होने से 1/0 जैसा आ रहा है वैल्यू, इनफाइनाइट इसको बोले। 0 से π/2 हम लोग जा रहे हैं टाइम थीटा में, यानी फ्लो 0 से किधर टेंड कर रहा है? π/2। तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़। और π/2 से पाई जा रहे हैं देन कम। बढ़। अभी भी बढ़ रहा है, यानी क्योंकि लेस नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर। बढ़। अरे बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। यानी tan थीटा 0 से पाई तक क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोलो तो मैग्नीट्यूड वाइज 0 से π/2 बढ़ रहा है, बट π/2 पाई कम हो रहा है। अरे भी ना, अब वो ज्यादा तो नहीं हो रहा। π/2 2 पाई क्या होगा वैल्यू? होगा कि नहीं? पक्का? ठीक है, तभी तक तुम लोग समझ गया, उधर परेशान नहीं करेगा। ठीक है, इसको दिमाग में ना पिक्चर बैठा लो, देख लो इसको अच्छे से। देख लिया सभी को? ठीक है, अब जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेंगे। इधर देखो, अब इसमें क्या लग रहा है? थीटा का वैल्यू कहां से किधर टेंड कर रहा है? 0 टू नेचर कैसा हो रहा है? 0 टू π/2। तो 0 टू π/2 वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग वेलोसिटी बढ़ेगा, मोर पॉजिटिव होता जा रहा है। लेकिन स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा, पहला तो आप जान रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन होगा इसका। सेकंड पॉइंट क्या हम लोग बोलेंगे? पार्टिकल is accelerating in which direction? In positive direction. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या एक्सेलरेटिंग मोशन सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है कि निगेटिव में भी हो सकता है? हाँ, तो ये दिमाग में रखना। अभी तो बोल रहा मैं पूछूंगा। बात समझ में आ रहा है ना? कैसा हो गया ऐसा? यानी कि इसको अगर हम लोग देखें, एक आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो और एक वैसे ही ऑरिजिन मान लो बाबू। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट से तो हम लोग इनिशियल लोकेशन तो बोल नहीं पाएंगे अगर अदर इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल
का इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें t इक्वल्स टू 0, तो अगर ये पूरा स्लोप 0 होता है, एकदम स्टीपर होता, तो हम लोग बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर नहीं कुछ स्लोप है तो उस स्लोप का वैल्यू से tan थीटा से बोल देते हैं इतने वेलोसिटी से, बट ये स्लोप तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही शुरू किया था ये, और ये स्लोली इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस लाइन सेगमेंट जो वेक्टर दिखलाते थे उसके मैग्नीट्यूड को दिखलाते थे, तो ऐसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा केस। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज और देख रहे हैं कि टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि सेम ही डायरेक्शन में कहीं दूर जा रहा है ओरिजिन से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव भी नहीं मिल रहा है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैल्यूज और इंक्रीज होता जा रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि दूर जा रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया। कोई दिक्कत इसमें? आप जिससे पूछेंगे वो बोलेगा मेरा टर्न। ये समझ गया? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।